हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे हैं 9th क्लास की मैथ और दोस्तों चैप्टर चल रहा है 5.1। तो डाल लेते हैं दोस्तों यहाँ पर एक्सरसाइज 5.1 और दोस्तों क्वेश्चन नंबर है दूसरा, क्योंकि पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो बच्चों आप देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, लिखा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है? वे क्या हैं और आप इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे? तो दोस्तों उसमें पहला ऑप्शन दिया गया है समांतर रेखाएं क्या होती हैं, दूसरा दिया गया है लंब रेखाएं क्या हैं, फिर दिया गया रेखाखंड किसे कहते हैं, फिर दिया गया दोस्तों वृत्त की त्रिज्या क्या है, फिर 5वें नंबर पर है कि वर्ग किसे कहते हैं। तो आइए बच्चों इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो नंबर 1 डाल लेते हैं, नंबर 1। और दोस्तों पहला है समांतर रेखाएं, तो डाल लेते हैं हम लोग समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं, तो आइए बच्चों देख लेते हैं कि भाई समांतर रेखाएं कैसी रेखाएं होती हैं। तो बच्चों क्या है समांतर रेखाएं, पहले हम लोग समझ लेते हैं। यानी समांतर रेखाएं वे सीधी एवं सरल रेखाएं होती हैं। सबसे पहले तो हम लोग सीखेंगे समांतर रेखाएं वे सीधी और सरल रेखाएं होती हैं जो एक ही तल में होती हैं, दोनों दिशाओं में असीमित लंबाई तक बढ़ाने पर भी ये कभी आपस में नहीं मिलती हैं। दोस्तों कहा जाए इस तरीके से, जैसे एक रेखा ये जा रही है, ये दोस्तों इस तरीके से, तो एक रेखा ये है, इस रेखा का नाम है एल। दोस्तों क्या है एल। अब इसी के समांतर दूसरी रेखा जा रही है, ये एक ही तल में है दोस्तों। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि एक ही तल में है, ये रेखा है एम। अब दोस्तों इनको हम लोग असीमित रूप से आगे पीछे बढ़ा सकते हैं क्योंकि ये शांत रेखाएं हैं। अभी पीछे दोस्तों हम लोग पहले वीडियो में कवर कर चुके हैं कि एक शांत रेखा को हम लोग दोनों साइड से बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों जब हम इन्हें बढ़ाएंगे तो ये रेखाएं आपस में कभी नहीं मिलेंगी। तो जब इस तरह की कंडीशन हो जाती है तो ये रेखाएं क्या कहलाती हैं? ऐसी रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। तो दोस्तों क्या है समांतर रेखाएं होती क्या हैं? यानी समांतर रेखाएं वे सीधी एवं सरल रेखाएं होती हैं जो एक ही तल में होती हैं तथा जिन्हें असीमित रूप से बढ़ाने पर कभी आपस में नहीं मिलती हैं। ऐसी रेखाओं को समांतर रेखाएं कहा जाता है। या समांतर रेखाओं को परिभाषित करने पर पद समतल आता है। दोस्तों क्या है पद कैसा होना चाहिए? यानी ये जो है यह समतल होना चाहिए। यह एक परिभाषित पद है। इस पद को अंतः प्रेरणा से भी हम लोग समझ सकते हैं। तो आइए बच्चों देख लेते हैं भाई ये होती क्या है समांतर रेखाएं। यानी वे सीधी और सरल रेखाएं, वे सीधी और सरल रेखाएं, वे सीधी और सरल रेखाएं होती हैं वे सीधी और सरल रेखाएं होती हैं जो एक ही तल में, जो एक ही तल में बढ़ाने पर, एक ही तल में दोनों दिशाओं में, दोनों दिशाओं में दोस्तों इधर की ओर भी बढ़ा सकते हैं, इधर की ओर भी बढ़ा सकते हैं, दोनों दिशाओं में बढ़ाने पर आपस में कभी नहीं मिलती हैं, कभी नहीं मिलती हैं, आपस में कभी नहीं मिलती हैं। ऐसी रेखाएं क्या कहलाती हैं बच्चों? समांतर रेखाएं कहलाती हैं। इन्हें दर्शाते कैसे हैं, इनको लिखा कैसे जाता है बच्चों? जब हम लोग लिखेंगे तो ऐसे बनाते हैं चिन्ह, यानी एल ऐसे बना देंगे और समांतर का ऐसे चिन्ह होता है, ये है समांतर। तो एल समांतर है किसके? एम के। तो लिख देंगे यहाँ पर कि एल समांतर है एम रेखा के। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग इसको क्या करेंगे? प्रदर्शित कर देंगे। तो पहला क्वेश्चन तो दोस्तों हम लोगों ने क्लियर कर लिया कि भाई समांतर रेखाएं कौन सी रेखाएं होती हैं, कैसी बनी होती हैं। अब दोस्तों बढ़ते हैं, दूसरा है लंब रेखाएं किन्हें कहते हैं। तो दोस्तों हेडिंग डालेंगे, दूसरा पॉइंट लिखेंगे। अब दोस्तों है क्या हेडिंग? लंब रेखाएं। देख लेते हैं लंब रेखाएं। तो आइए बच्चों समझ लेते हैं भाई लंब रेखाएं क्या होती हैं, ये किस तरीके की रेखाएं हैं जो लंब का कार्य करती हैं। तो दोस्तों क्या है, यदि एक सरल रेखा किसी अन्य सरल रेखा पर इस प्रकार मिले कि बनने वाले आसन्न कोण आपस में बराबर हों। दोस्तों क्या है, यानी कोई एक सरल रेखा है, तो मान लेते हैं कि एक ये सरल रेखा दी गई है बच्चों, इस तरीके से एक ये सरल रेखा है और इसे हम मान लेते हैं कि ये पी रेखा है। अब बच्चों इस सरल रेखा पर कोई एक दूसरी सरल रेखा इस तरीके से मिले, यानी दूसरी कोई सरल रेखा ऐसे मिल जाए इस तरीके से, मान लेते हैं ये रेखा है आर,
तो इस रेखा के मिलने से इसके जो आसन्न कोण है यानी जो आमने सामने के कोण हैं वो दोनों बराबर होने चाहिए। तो दोस्तों कैसे बराबर होने चाहिए, यानी ये वाला जो एंगल है इस वाले एंगल के बराबर होना चाहिए, या कहा जाए कि दोनों एंगल 90 डिग्री के होने चाहिए, 90 डिग्री के होने चाहिए, तभी ये दोनों एंगल बराबर होंगे। क्योंकि एक सीधी रेखा में दोस्तों जो एंगल का योग होता है वो होता है 180। तो जब ये 90 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, तो दोनों का योग 180 हो जाएगा। तो इस तरह से जो रेखाएं होती हैं वो कहलाती हैं लंब रेखाएं। तो दोस्तों इनको हम लोग बनाएंगे, इनकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, यानी यदि एक सरल रेखा लिखेंगे, यदि एक सरल रेखा पर कोई दूसरी सरल रेखा इस प्रकार से मिलती है कि दोनों आसन्न कोण बराबर हों, यानी ये वाला एंगल बराबर इस वाले एंगल के, दोनों आसन्न कोण बराबर हों, ऐसी रेखाएं लंब रेखाएं कहलाती हैं। ऐसी रेखाएं लंब रेखाएं कहलाती हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोगों ने दूसरा भी पॉइंट क्लियर कर लिया। भाई ये जो भी दोस्तों है ये तो आप लोगों को लिखना ही पड़ेगा और लिख कर ही समझना पड़ेगा। ये कोई परिभाषाएं हैं, इनको दोस्तों कोई शॉर्टकट नहीं है। यदि हम लोग इस तरीके से केवल आप लोगों को बनाकर समझा देंगे तो आप लोग ये चीज़ें याद नहीं रख पाएंगे, भूल जाएंगे। इस वजह से दोस्तों ये समझने के साथ साथ में ये लिखना भी अति आवश्यक है। अब बच्चों देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है लंब रेखाओं के बाद में। तो दोस्तों एक चीज़ और समझ लेते हैं, लंब रेखाओं के बाद में दोस्तों समझ लेते हैं कोण क्या होता है। आइए बच्चों हम लोग समझ लेते हैं कोण किसे कहते हैं। कोण ये दोस्तों दिया नहीं गया है लेकिन हम लोग समझेंगे कि कोण किसे कहते हैं। तो दोस्तों क्या है, कोई भी दो किरणें हैं जिनका आरंभिक बिंदु एक ही हो और वो कोण दोस्तों बनाती हैं। आरंभिक बिंदु क्या है, एक ही हो, वो क्या करती हैं, कोण बनाती हैं। तो दोस्तों दो रेखाएं हों जिनके आरंभिक बिंदु एक हो, दोस्तों आरंभिक यानी एक रेखा ले लेते हैं दोस्तों। क्या है, जैसे मान लेते हैं कि एक रेखा हमने ये ले ली, ये इस तरीके से ये रेखा आ गई दोस्तों। अब इसका आरंभिक बिंदु ये है और दोस्तों ये इसका है, तो यहाँ पर मान लेते हैं एक ये बिंदु यहाँ पर हमने रख लिया, ये हो गया P। तो इस तरीके से तो दोस्तों दो रेखाएं लेना है जिनका आरंभिक बिंदु एक ही है। तो एक तो ये हो गई रेखा। अब दोस्तों दूसरी रेखा यहाँ से ऐसे ले लेते हैं और इसका भी दोस्तों आरंभिक बिंदु यही है। तो ये वाला देख लेते हैं, यहाँ पर जो ये बना इसको मान लेते हैं हम लोग Q, और ये वाला जो दोस्तों बिंदु है इसे हम लोग मानेंगे O इस तरीके से। तो ये वाला दोस्तों जो इस तरह से आकृति बनती है ये कहलाती है कोण। क्या कहलाती है बच्चों, कोण कहलाती है। यानी दो ऐसी सरल रेखाएं जिनका आरंभिक बिंदु समान हो, जिनका आरंभिक बिंदु एक ही हो, वह कोण कहलाता है। तो दोस्तों अब दो अलग अलग यानी O बिंदु से जा रही हैं, क्या लिखेंगे, O बिंदु से रेखा। दोस्तों O बिंदु से रेखा कौन सी जा रही, पहली OP, तो ऐसे लिखेंगे OP। और दोस्तों OP लिखने के बाद इसके ऊपर यदि हम लोग ऐसे लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है OP एक रेखा है। दोस्तों इसका मतलब क्या है कि OP एक रेखा है। तो OP तथा OQ दोस्तों, ये OQ है और ये OP है। तो OP तथा OQ ये क्या है, ये एक दो रेखाएं हैं अलग अलग। अब दोस्तों ये कोण कौन सा बना रही हैं, तो दो, ये क्या है, दो रेखाएं हैं। बिंदु से रेखा OP तथा OQ एक कोण दोस्तों कौन सा कोण, POQ। तो कोण POQ
क्यू बनाती है। क्या कोण बनाती है? कोण पी ओ क्यू बनाती है। तो दोस्तों ये चीज़, ये आकृति क्या कहलाती है? तो ये आकृति कहलाती है एंगल। तो दोस्तों यहाँ लिख देंगे कि एंगल पी ओ क्यू। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग एंगल को डिफाइन करते हैं। अब दोस्तों इसी में समझ लेते हैं कि आसन्न कोण क्या होते हैं। दोस्तों आसन्न कोण इसमें समझ लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बच्चों, आप लोगों को ये बहुत ही ध्यान से समझना होगा। लिखेंगे बच्चों आसन्न कोण कैसे होते हैं। आसन्न कोण आप लोगों को दोस्तों जब आगे हम लोग पढ़ेंगे, एंगल वाला चैप्टर पढ़ेंगे, तो उसमें ये बहुत सारी चीज़ें काम आने वाली हैं। इसी वजह से जो चीज़ें आप लोगों को लिखाई जा रही हैं, आप लोग नोट्स बनाकर इन सब चीज़ों को आसानी से समझें आगे चल के। तो दोस्तों क्या है, आसन्न कोण देख लेते हैं क्या होते हैं। तो दोस्तों क्या है, ऐसे दो कोण जिनका शीर्ष एक हो। दोस्तों क्या है, ऐसे दो कोण जिनका शीर्ष एक हो। तो आइए दोस्तों बना लेते हैं। तो एक मान लेते हैं इस तरीके से आया है, और एक इस तरीके से दोस्तों गया है, इस तरीके से। तो दोस्तों इनका शीर्ष एक है, ये शीर्ष है, ये क्या है बच्चों, शीर्ष है। यहाँ लिख लेते हैं भाई, ये हो गया वाला बिंदु P, और ये वाला बिंदु हो गया यहाँ पर R, इस तरीके से। तो बच्चों ये क्या है, शीर्ष तो इनका एक बना है, इस तरीके से ये शीर्ष है। अब दोस्तों जब आसन्न कोण बनाएंगे तो यहाँ से एक ऐसे सीधी रेखा खींच देंगे इस तरीके से, और ये बिंदु हो जाएगा Q बिंदु। तो दोस्तों ये इस तरह की जो आकृति है, यानी ये वाला जो एंगल है, इस वाले एंगल के आसन्न कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आसन्न कहलाएगा दोस्तों। तो ये इस तरह से एंगल दोनों क्या कहलाते हैं? आसन्न कहलाते हैं। तो कौन कौन से एंगल हो जाएंगे? तो दोस्तों सबसे पहले तो इसकी डिफिनेशन लिख लेते हैं। यानी ऐसे दो कोण लिखेंगे बच्चों, ऐसे दो कोण जिनका शीर्ष एवं एक भुजा उभयनिष्ठ हो। शीर्ष एवं एक भुजा उभयनिष्ठ हो। एक भुजा उभयनिष्ठ हो, आसन्न कोण होते हैं वो। कौन से कोण होते हैं बच्चों? आसन्न कोण कहलाते हैं। आसन्न कोण कहलाते हैं। तो देख लेते हैं बच्चों कौन कौन से दो आसन्न कोण इसमें बनेंगे। तो फ्रेंड्स पहला वाला जो कोण हो जाएगा वो बन जाएगा ये वाला बिंदु जो है, इस वाले बिंदु को हम लोग O मान लेते हैं। क्या मानेंगे? O। तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों? POQ। तो दोस्तों क्या बन जाएगा, यानी कोण POQ तथा कोण ROQ। दोस्तों क्या है? ROQ बन जाएगा। POQ और ROQ बन जाएगा। तो क्या लिखेंगे? कोण ROQ। तो दोस्तों ये जो दोनों कोण है ये कैसे हैं? इन्हीं को हम लोग बोलते हैं आसन्न कोण। और दोस्तों ये जो OQ भुजा है ये उभयनिष्ठ है। OQ भुजा है ये क्या है? उभयनिष्ठ है। इस वाले कोण में भी शामिल है, इस वाले कोण में भी शामिल है। तो दोस्तों क्या लिखेंगे? चूंकि OQ भुजा वाली जो ये रेखा है ये उभयनिष्ठ है। क्या है बच्चों? उभयनिष्ठ है। तो इस तरीके से हम लोग बच्चों समझते हैं कि भाई आसन्न कोण क्या होते हैं। बहुत ही मज़ेदार तरीके से बच्चों आप लोगों को समझाया है। अब आइए बच्चों बढ़ते हैं, समकोण देख लेते हैं। समकोण किसे कहते हैं? अब आइए बच्चों डाल देते हैं हेडिंग, समकोण किसे कहते हैं भाई। तो डालेंगे हेडिंग यहाँ पर, समकोण देख लेते हैं फ्रेंड्स कि भाई समकोण क्या होता है। तो बच्चों क्या है समकोण? क्या है? ऐसा कोण जिसकी माप दोस्तों क्या होती है? 90 अंश के बराबर होती है, वह समकोण कहलाता है। दोस्तों क्या लिखेंगे? ऐसा कोण जिसकी माप, ऐसा कोण जिसकी माप 90 अंश के बराबर हो। 90 अंश के बराबर हो समकोण कहलाता है। समकोण कहलाता है। समकोण कहलाता है। बच्चों बना कैसा होता है आइए देख लेते हैं। तो एक तो ये इस तरीके से ऐसे रेखा जाती है, यहाँ मान लेते हैं कि ये हमने R बिंदु मान लिया। तो दोस्तों यहीं पर एक डायरेक्ट आकर यहाँ पर एक दूसरी रेखा ऐसे मिलती है। इसको दोस्तों हम लोग ऐसे मान लेते हैं कि यहाँ पर ये जो बिंदु है दोस्तों इसे P मान लेते हैं, और दोस्तों ये वाला जो बिंदु है ये O मान लेते हैं इस तरीके से। तो ये वाला जो एंगल बनता है बच्चों ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है समकोण। क्या बन जाता है फ्रेंड्स? ये बन जाता है समकोण।
तो दोस्तों ये क्या है, ये एक समकोण है। और दोस्तों समकोण कोणों का योग क्या हो जाता है, चौथाई होता है। और दोस्तों जब एक पूरा चतुर्थांश होता है, जब एक पूरा चतुर्थांश होता है तो दोस्तों चतुर्थांश का यानी एक जो पूरा वृत्त है दोस्तों, जैसे मान लेते हैं कि ये एक इस तरह का वृत्त होता है, एक ये इस तरह का वृत्त है बच्चों, इस तरीके से ये इसका केंद्र है। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग जब इस तरीके से इसे कट करते हैं, इस तरीके से ऐसे ये, तो अब बच्चों देख रहे हैं कि एक ये वाला जो पॉइंट है जो आप ये देख पा रहे हैं, तो दोस्तों ये है केवल 90 डिग्री का। और इसी तरीके से जब पूरा योग हमें बताना होता है तो बच्चों ये 90 का, ये 90 का, ये 90 का, यानी 90 के 4 हो जाते हैं दोस्तों। यानी एक वृत्त में 90 के कितने हो जाते हैं बच्चों, 4 हो जाते हैं। इसका मतलब 90 × 4 = 360, यानी कितना योग होता है दोस्तों, 360 डिग्री योग हो जाता है। यानी एक वृत्त का दोस्तों कितना योग होता है, 360 डिग्री। तो यहाँ पर दोस्तों समकोण, यानी एक वृत्त में कितने समकोण होते हैं, 4 समकोण होते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग समकोण की व्याख्या करते हैं। यानी एक ऐसा कोण जिसकी माप 90 अंश के बराबर होती है समकोण कहलाता है, या किसी वृत्त का एक चतुर्थांश होता है। तो दोस्तों वृत्त का एक चतुर्थांश कौन सा है, यानी यदि हम लोग ये वाला पार्ट निकालें दोस्तों, यदि हम लोग ये वाला पार्ट निकाल लें, छायांकित पार्ट इस तरीके से दोस्तों, जो हमने ये रेड से ऐसे ऐसे छायांकित कर दिया है, यदि हम लोग ये वाला पार्ट निकाल लेंगे तो ये क्या कहलाएगा, ये समकोण कहलाएगा। तो आई होप अब आप लोग समझ गए होंगे कि समकोण किसे कहते हैं। दोस्तों पूरे वृत्त का मान कितना होता है, 360, और समकोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री। अब दोस्तों देख लेते हैं अगली डेफिनेशन क्या है, रेखाखंड। बच्चों अगली डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है, रेखाखंड डालेंगे यहाँ पर, रेखाखंड। तो आइए बच्चों समझ लेते हैं भाई रेखाखंड क्या होता है। तो आइए बच्चों समझ लेते हैं रेखाखंड क्या होता है। तो फ्रेंड्स रेखाखंड क्या होता है, यानी एक ऐसी आकृति या एक ऐसी रेखा, तो लिखेंगे बच्चों ऐसी रेखा, ऐसी रेखा जिसकी लंबाई, जिसकी लंबाई सीमित हो, जिसकी लंबाई सीमित हो, वह क्या कहलाती है, रेखाखंड कहलाती है। तो दोस्तों क्या है, ऐसी आकृति जिसकी लंबाई सीमित हो, दोनों ओर असीमित लंबाई तक इसे बढ़ाया जा सकता है, तो वो रेखाखंड कहलाती है। तो दोस्तों देख लेते हैं, इसकी लंबाई सीमित होती है और दोनों ओर से इसे बढ़ाया भी जा सकता है। जैसे दोस्तों यहाँ पर एक हम लोग रेखा खींच कर देख रहे हैं इस तरीके से, ये एक रेखा है और ये एक सीमित रेखा है इस तरीके से ऐसे। अब ये मान लेते हैं कि ये बिंदु है ए और ये बिंदु है बी, और इसके बीच की जो ये दूरी है बच्चों, ये है 5 सेंटीमीटर की। तो ये दूरी 5 सेंटीमीटर की है बच्चों। अब बच्चों देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों। तो दूसरा पॉइंट है केवल रेखा। दोस्तों ये रेखाखंड था। रेखाखंड क्या होता है, ऐसी रेखा जिसकी लंबाई सीमित हो और उसे दोनों ओर से बढ़ाया जा सके, वह दोस्तों क्या है, रेखाखंड कहलाती है। अब आइए देख लेते हैं रेखा किसे कहते हैं। तो दोस्तों हेडिंग डालेंगे रेखा। देख लेते हैं बच्चों रेखा क्या है भाई, रेखा किसे कहते हैं। तो आइए बच्चों समझ लेते हैं भाई रेखा किसे कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बच्चों। क्या है, यदि हम कोई भी दोस्तों एक बिंदु लेते हैं तो एक बिंदु की तरह रेखा भी क्या है, इधर उधर दोस्तों हम लोग कैसे करते हैं, जैसे कोई एक PQ है। आइए समझ लेते हैं, इसको चित्र बनाकर समझेंगे, ज़्यादा अच्छे तरीके दोस्तों हम लोग समझेंगे। जैसे मान लेते हैं कि कोई एक ये रेखा जा रही है बच्चों इस तरीके से। अब यहाँ पर एक बिंदु लगा दिया और दोस्तों यहाँ पर एक ऐसे कट मार दिया, इस तरीके से ऐसे कट लगा देते हैं। ये वाला दोस्तों बिंदु है P और ये वाला है Q। तो दोस्तों ये क्या कहलाता है, ये एक PQ जो है ये एक रेखा कहलाती है। दोस्तों क्या लिखेंगे कि PQ जो है वह एक रेखा है। दोस्तों PQ क्या है, यह एक रेखा है, रेखा के तरीके से कार्य करता है। अब दोस्तों यदि हम लोग आपस में इसको बढ़ाते हैं तो दोस्तों बढ़ाएंगे कैसे, इसको इस तरीके से ऐसे बढ़ाया भी जा सकता है दोनों तरफ। इसी के साथ एक और रेखा हम लोग खींचें इस तरीके से, ये बच्चों हम लोग यहाँ पर L लिख देते हैं कि ये एक L रेखा है। तो दोस्तों इस तरीके से क्या हो जाती है, यानी रेखाएं जो दोस्तों होती हैं, रेखा और रेखाखंड में क्या होता है बच्चों, जो रेखाएं होती हैं वो क्या है, जैसे दोस्तों क्या है, रेखा को हम लोग छोटे प्रकार से दोस्तों डिनोट करते हैं, क्या है, छोटे प्रकार से डिनोट करते हैं। जैसे दोस्तों L M N इस तरीके से इन्हें दर्शाया जा सकता है। तो दोस्तों क्या है, रेखा को लिखेंगे बच्चों यहाँ पर कि रेखा को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से
प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चों ये क्या कहलाती है? इसे हम लोग रेखा बोलते हैं। अब आइए बच्चों पढ़ते हैं, अगली डेफिनेशन देख लेते हैं फ्रेंड्स। अगली डेफिनेशन है वृत्त की त्रिज्या क्या होती है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हटा लेंगे बच्चों, वृत्त की त्रिज्या। तो आइए समझ लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम लोग समझेंगे कि वृत्त क्या होता है, उसके बाद में उसकी त्रिज्या समझेंगे। बच्चों जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर हमने एक इस तरह से एक वृत्त ऐसे ऐसे दोस्तों एक सर्कल दोस्तों हमने ड्रा कर लिया। ये जो है ये इसका केंद्र है O, और दोस्तों केंद्र से इसके पृष्ठ की जो दूरी होती है इस बिंदु को हम मान लेते हैं P। तो दोस्तों ये जो P है यही है इसकी त्रिज्या। तो दोस्तों क्या है, यही जो है यही क्या है, एक इसकी त्रिज्या है। अब दोस्तों इसको हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, यानी किसी बिंदु से वृत्त की परिधि तक, यानी दोस्तों किसी बिंदु से वृत्त की परिधि तक की, दोस्तों क्या है, वृत्त की परिधि तक की, किसी बिंदु से वृत्त की परिधि तक की स्थित दूरी को दोस्तों क्या है, वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। यानी दोस्तों ये जो बिंदु है और उसके जो यहाँ पर परिधि यानी उसके जो पृष्ठ के बीच की दूरी है वह उसकी क्या कहलाती है, उसकी त्रिज्या कहलाती है। तो दोस्तों इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, OP बराबर, तो दोस्तों OP बराबर R आ जाएगा। अब इसकी यदि हमें परिधि लिखनी हो तो क्या लिखेंगे, परिधि। तो दोस्तों परिधि क्या होती है, परिधि होती है 2πr। दोस्तों क्या होता है परिधि, 2πr इसकी परिधि होती है। तो दोस्तों ये इसकी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। यानी किसी बिंदु से क्या लिखेंगे बच्चों, किसी बिंदु से, किसी बिंदु से वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, किसी बिंदु से वृत्त की परिधि तक की स्थिर, परिधि तक की स्थिर स्थिर दूरी को, स्थिर दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं, वृत्त की त्रिज्या कहते हैं, वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। इसे R से लिखते हैं, इसे R से लिखते हैं। तो बच्चों इसे हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त की त्रिज्या कहते हैं भाई, इसे हम लोग R से लिखते हैं। अब आइए समझ लेते हैं। अब दोस्तों ये क्या है, ये वृत्त का केंद्र है। दोस्तों क्या है, ये जो O है ये वृत्त का केंद्र है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि ये जो O है तो दोस्तों O को बोलेंगे केंद्र, ये क्या है, केंद्र है। तो अब दोस्तों देख लेते हैं वर्ग, देख लेते हैं वर्ग किसे कहते हैं, वर्ग की डेफिनेशन देख लेते हैं बच्चों, वर्ग क्या है। तो फ्रेंड्स आइए सबसे पहले तो हम लोग समझ लेते हैं कि वर्ग होता कैसा है। तो दोस्तों वर्ग एक ऐसी आकृति है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। बच्चों क्या है, वर्ग एक ऐसी आकृति है जिसकी चारों भुजाएं जो है क्या है, बराबर होती हैं। इस तरीके से मान लेते हैं ये वाली भुजा है ABC और ये D। अब दोस्तों ये भुजा भी A है, ये भुजा भी A है, ये भुजा भी A है और ये भुजा भी A है। यानी इसकी चारों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। तो दोस्तों वर्ग, जो वर्ग है ये आकृति दोस्तों क्या है, आकृति ये है वर्ग, स्क्वायर इसको बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं इसको वर्ग। तो ये आकृति बच्चों क्या है, ये आकृति है वर्ग। अब इसे समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स वर्ग का परिमाप क्या होता है, यानी वर्ग की डेफिनेशन क्या होती है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। दोस्तों क्या लिखेंगे, जिस आकृति की, जिस आकृति की चारों भुजाएं बराबर हों, चारों भुजाएं बराबर हों, चारों भुजाएं दोस्तों कैसी हों, बराबर हों। प्रत्येक कोण 90 का हो, प्रत्येक कोण समकोण, प्रत्येक कोण क्या हो, समकोण। समकोण किसे कहते हैं, 90 डिग्री का हो, प्रत्येक कोण समकोण हो यानी कि 90 डिग्री का हो। विकर्ण बराबर हो। दोस्तों विकर्ण क्या होते हैं, यानी इस तरीके से यदि हम लोग ऐसे मिला दें तो ये AC का मान जो है वो इस BD के मान के ऐसे बराबर होना चाहिए। दोस्तों ये विकर्ण है। विकर्ण क्या है, यानी AC और BD ये दोनों इसके विकर्ण हैं और ये इसकी चारों भुजाएं रही दोस्तों। तो विकर्ण बराबर है। विकर्ण दोस्तों है परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी विकर्ण जहाँ पर मिले वहाँ पर भी क्या है, 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। प्रत्येक विकर्ण भुजा के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है, यानी जो विकर्ण है ये कोण 45 डिग्री का बनाता है। तो ये भी बिल्कुल एकदम से ज़बरदस्त बात है बच्चों। तो इसका देखेंगे सबसे पहले क्या, परिमाप। तो दोस्तों लिखेंगे वर्ग का परिमाप, वर्ग का
परिमाप तो दोस्तों क्या होता है, यानी 4 गुणे भुजा। तो दोस्तों भुजा कितनी है, ए, तो जब गुणा करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 4a आ जाएगा। तो दोस्तों ये है वर्ग का परिमाप। अब वर्ग का जब क्षेत्रफल निकालेंगे बच्चों, क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे फ्रेंड्स, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है, यानी भुजा गुणे भुजा, यानी ए गुणे ए। तो जब ए में ए का गुणा करेंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बन जाएगा। तो फ्रेंड्स ये क्या बन जाएगा, ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, यानी भुजा का स्क्वायर, यानी ए का ए स्क्वायर कर देंगे दोस्तों तो बन जाएगा। अब दोस्तों इसके जो विकर्ण होते हैं यहाँ पर लिख लेते हैं, विकर्ण। विकर्ण बराबर होने चाहिए, विकर्ण बराबर हो, यानी जो AC है वो बराबर होना चाहिए BD के। दोस्तों क्या है, AC जो है वो बराबर होना चाहिए BD के, तब दोस्तों ये कंडीशन हमारी लागू होगी। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोगों ने दूसरा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिया। आई होप आप लोग समझ गए होंगे बच्चों, और ये जो भी आप लोगों को परिभाषाएं लिखाई गई हैं, आप लोग इन सारी परिभाषाओं को लिखेंगे, उसके बाद में इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मिलेंगे दोस्तों फिर किसी नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।